हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज से हम मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कर रहे हैं। मॉडर्न इंडिया की स्टार्टिंग होती है भारत में यूरोपियनों के आगमन के साथ। और भारत में यूरोपियनों का आगमन क्यों होता है उसके लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो बेसिकली यूरोपियंस इंडिया के साथ ट्रेड करते थे काफ़ी भारी मात्रा में। और यूरोप किस चीज़ की ट्रेड करते थे पहले वो भी देख लेते हैं। तो यूरोप ट्रेड करते थे इंडिया के साथ मेनली स्पाइसेस की। और स्पाइसेस में वो ट्रेड करते थे मेनली ब्लैक पेपर, सिनामन, क्लव्स और अदर स्पीशीज की। लेकिन जो सबसे भारी मात्रा में जिस चीज़ की ट्रेड होती थी वो थी ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च। अब इनकी यूरोपियंस को ज़रूरत क्यों पड़ती थी उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो 15वीं शताब्दी तक यूरोप के अंदर रेनेसेंस स्टार्ट हो गया था। और रेनेसेंस के चलते चलते लोगों के पास काफ़ी पैसा आ गया था और वहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड हो रही थी। तो इतनी सारी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए ढेर सारा मीट चाहिए। और इस मीट की स्टोरेज के लिए इन स्पाइसेस का प्रयोग होता था। ऊपर से खाने वगैरह में भी इन स्पाइसेस का प्रयोग किया जाता था। लेकिन 15वीं शताब्दी के अंत में यहाँ पर एक बहुत पावरफुल एम्पायर आ जाता है जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर मेनली एक इस्लामिक एम्पायर था जिसके अंदर अरब्स और टर्क्स होते थे। और ऑटोमन एम्पायर की क्रिश्चियंस के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और जो रास्ता था जिसके थ्रू ये ट्रेड क्या करते थे क्रिश्चियंस, वो कुछ इस तरीके से था। और दूसरा समुद्री रास्ता था, वो कुछ इस तरीके से था, यानी कि वो यहाँ रेड सी से होके गुजरता था। और दोनों ही रास्ते ऑटोमन अम्पायर के रास्ते से होके गुजरते थे। तो ऑटोमन जो थे वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाया करते थे। और अल्टीमेटली ये सामान जब वापस यूरोपियंस तक पहुंचता था तो वो 10 टाइम्स रेट पे पहुंचता था। लेकिन फिर भी यूरोप के अंदर इन स्पाइसेस की इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि वो खुशी खुशी इसके लिए 10 टाइम्स रेट पे करने को तैयार थे। लेकिन पोर्टुगल और स्पेन के राजा इससे संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि हमें इंडिया तक पहुंचने का एक नया रास्ता ढूंढना चाहिए। तो पोर्टुगल और स्पेन के बीच में एक संधि होती है जिसमें पोर्टुगल कहता है कि मैं इस साइड की सारी टेरिटरीज जो भी हैं मैप की वो मेरे अंडर आएंगी और इस साइड की तुम एक्सप्लोर कर लो स्पेन। तो पोर्टुगल बहुत सारे शिप्स तैयार करता है और वो काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है शिप के नए नए तरीके से शिप्स बनाने में और नेविगेशन के तरीके ढूंढने में। और इन शिप्स को वो जगह जगह भेजता है ताकि इंडिया के लिए रास्ता ढूंढा जा सके। तो ऐसी ही एक वॉयज में डीएस नाम का एक एक्सप्लोरर होता है। वो अफ्रीका की साइड से होते हुए साउथ साउदर्न टिप पे पहुंचता है अफ्रीका की। और यहाँ पर वो केप ऑफ गुड होप पे पहुंच के देखता है कि यहाँ से रास्ता साफ नज़र आ रहा है, मतलब ये रास्ता इंडिया तक जाता होगा। और ये बात वो वापस जाके पोर्टुगल के राजा को बताता है। तो जैसे ही पोर्टुगल के राजा को ये बात पता चलती है, पोर्टुगल का राजा बहुत खुश हो जाता है और वो अपना एक शिप का फ्लीट तैयार करता है और उस फ्लीट का हेड बनाता है वास्को डिगामा को। वास्को डिगामा 1497 में इंडिया के लिए रवाना होता है और फाइनली वो इन सब जगहों से होते हुए इंडिया पहुंच जाता है। और इंडिया में पहुंचता है वो कैलिकट में। कैलिकट केरला के अंदर आता है, आजकल इसे कोझिकोडे के नाम से आप जानते हैं। तो केरला के अंदर वो वहाँ के रूलर से मिलता है और रूलर का नाम था जैमोरिन। तो जो जैमोरिन होता है जो कि उस समय कैलिकट का रूलर था, वो वास्को डिगामा को काफ़ी वार्म वेलकम देता है क्योंकि वास्को डिगामा वहाँ पे क्या करना है, ट्रेड करने के लिए। और भारत के जो रूलर्स थे जो भी कोस्टल ट्रेडिंग करते थे उनको काफ़ी फ़ायदा होता था इस इन ट्रेड से क्योंकि उनसे उन्हें टैक्सेस आते थे। और इनिशियली ऐसा ही होता है, जो कैलिकट के रूलर है उनको काफ़ी मुनाफा होता है। लेकिन पोर्टुगीज़ खाली इतने से संतुष्ट नहीं थे। पोर्टुगीज़ इंडिया के अंदर और एक के बाद एक एक्सपेडिशन भेजना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इंडिया से जो वो सामान लेके जाते थे वापस, उसे वो यूरोप में जब भेजते थे, जैसे वास्को डी गामा वापस लेके गया पहली बार स्पाइसेस और कपड़े कॉटन वगैरह के, तो वापस जाके जब उसने उस सामान को बेचा तो उन्हें 10 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। अब सोचो इतना ज़्यादा खर्चा करके शिप्स वगैरह करके तुम यहाँ पर आए हो, आदमी भी रिक्रूट किए हैं उस शिप्स के लिए, उसके बाद भी तुम्हें 10 टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है। तो एक के बाद एक
ढेर सारे पोर्टुगीज़ एक्सपेडिशन इंडिया के अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके बाद पोर्टुगीज़ चाहते हैं कि इंडिया के अंदर कॉलोनीज़ बनाई जा सके। तो इसके लिए वो यहाँ पर अपने पहले गवर्नर को भेजते हैं, जिनका नाम होता है फ्रांसिस डी अल्मेडा। और ये यहाँ पर फोर्टिफिकेशंस करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो यहाँ पर अरब्स और टर्क्स ट्रेड कर रहे होते हैं, जो कि इनके पहले ही दुश्मन थे, इनके शिप ये डुबोना स्टार्ट कर देते हैं, साथ ही इनको परसिक्यूट करने लग जाते हैं। बात सिर्फ यहीं तक ठीक होती तो चल भी जाता, लेकिन भारत के अंदर जो उस समय हिंदू पॉपुलेशन थी, उसको भी ये फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चक्कर में इंडिया के कई रूलर से इनकी लड़ाई होती है। पहले कैलिकट के रूलर से लड़ाई होती है, जिसे पोर्टुगीज़ अपने कब्जे में ले लेते हैं कैलिकट को। उसके बाद गुजरात और इजिप्ट के रूलर अपनी नेवीज भेजते हैं पोर्टुगीज़ के अगेंस्ट, लेकिन उन्हें भी हरा दिया जाता है पोर्टुगीज़ नेवी द्वारा। उसके बाद पोर्टुगीज़ अपना गवर्नर चुनते हैं एल्बेकर्की को, जो कि गोवा को कैप्चर कर लेते हैं। और ये कैप्चर करते हैं गोवा को सुल्तानो बीजापुर को हरा के। उसके बाद गोवा पोर्टुगीज़ का इंडिया के अंदर कैपिटल बन जाता है, और पोर्टुगीज़ इंडिया के अंदर आके रहने लग जाते हैं। और इनको इनकरेज किया जाता है कि ये इंडिया के अंदर आके यहाँ की लोकल महिलाओं से शादी करें या लड़कियों से शादी करें और यहीं पर अपनी फैमिली बसा लें। तो ये यहाँ पर आकर रहने लग जाते हैं और यहाँ पर नई क्रॉप्स भी लेके आते हैं, जैसे कि केशूस यानी कि काजू, वो भी यही लेके आए थे इंडिया के अंदर। उसके बाद टोबैको की फार्मिंग जो है, जो कि अब सिगरेट के अंदर यूज़ होता है, वो भी पोर्टुगीज़ ही इंडिया के अंदर लेकर आए थे। तो उस एल्बेकर्की के समय में पोर्टुगीज़ यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल पावर बन जाते हैं। एल्बेकर्की इवेंचुअली 1515 में मृत्यु हो जाती है, लेकिन पोर्टुगीज़ का इंडिया के अंदर जो नेवी है, वो इस पूरे एरिया में पोर्टुगीज़ का ही शासन हो जाता है। यहाँ से कोई भी शिप जाता है तो उन्हें या तो पोर्टुगीज़ को टैक्स देना पड़ता है, नहीं तो पोर्टुगीज़ उनके शिप डुबो देंगे। स्पेशली अरब्स को इस चीज़ में दिक्कत आती थी, और पोर्टुगीज़ एक्वायर कर लेते हैं मुंबई को, वसई को, विराट, दमन एंड दीव, सूरत और पूरा का पूरा गोवा को। और इवन साउथ में भी सीलोन का ये जो इलाका आपको दिख रहा है, ये भी पोर्टुगीज़ के अंदर आ जाता है। सीलोन अब मॉडर्न श्रीलंका कहते हैं आजकल इसे। इवन जो इस समय भारत के एम्परर होते हैं जहांगीर, उनको भी पोर्टुगीज़ के साथ पीस एग्रीमेंट करने पड़ते हैं ताकि उनका सामान ट्रेड हो सके, क्योंकि मुगल्स के पास भी नेवल पावर नहीं थी। और पोर्टुगीज़ की इंडिया के अंदर ट्रेड से बेनिफिट होता देख के बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को भी होता है कि हम भी इंडिया के अंदर जाके ट्रेड करते हैं, पोर्टुगीज़ को इतना फ़ायदा हो रहा है, हम भी फ़ायदा कमाते हैं। तो बाकी कंट्रीज़ भी, यूरोपियन कंट्रीज़ अपनी ईस्ट इंडिया कंपनीज बनाती है, जैसे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी अगली इंडिया के अंदर आती है। उसके बाद इंग्लिश भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना लेते हैं 1600 में, जिसे हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनाई जाती है। तो उसके बाद एक के बाद एक ये सारी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं, और इनके बीच एक पावर टसल स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब पोर्टुगीज़ इंडिया के अंदर आए तो सबसे पहले थे 1498 के अंदर, लेकिन बाद तक इनकी पावर काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। और इसका कारण मेनली यही था कि ये काफ़ी क्रूअल ट्रीटमेंट करते थे जो नेटिव्स थे, उनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली कन्वर्ट करते थे क्रिश्चियनिटी में। यहाँ आप गोवा का एक दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पर गोवा के बीच पर एक पोर्टुगीज़ इंक्विजिशन आया, यानी कि उनकी चर्च की एक गैदरिंग आई, जिसने यहाँ पर जितने भी लोग थे जो भी रिलीजन क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करते थे, उनको आग से यहाँ पर जलाया जा रहा है। तो इस तरीके के क्रूअल ट्रीटमेंट की वजह से इनका लोगों का इनकी तरफ सपोर्ट बहुत कम था। मेनली हॉस्टाइल हो गए, हिंदूज़ भी, मुस्लिम्स भी, जितने भी लोग इंडिया के अंदर रहते थे। और इस कारण पोर्टुगीज़ भारत के अंदर ज़्यादा अपना शासन नहीं चला पाए। लेकिन फिर भी पोर्टुगीज़ इंडिया के अंदर सबसे पहले आए थे 1498 में, और सबसे एंड में इंडिया से गए 1961 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें गोवा से खदेड़ भगाया। तो ये थी पोर्टुगीज़ की कहानी, और उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
धन्यवाद।